अयोग्यता का भी उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी समिति का सदस्य है या जो समिति का सदस्य है परंतु हिसाब देने में असफल रहा है या अपने संबंधियों का ब्यौरा न दे सका हो या उसका कोई रिश्तेदार किसी अपराध में लिप्त पाया गया हो या उसने संपत्ति की चोरी की हो, उसे समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। नामजद या चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य प्रत्येक वार्ड या कुडुम्स के लिए कुडावोलाई द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता था। इन 30 सदस्यों में से 12 अनुभवी और बुजुर्ग सदस्यों जो गार्डन और टैंक समिति में कार्य कर चुके हो को संवत्सर वेरियम या वार्षिक समिति के लिए, दूसरे 12 सदस्यों को टोटा वेरियम या गार्डन समिति के लिए और 6 सदस्यों को टैंक समिति इरीवेरियम के लिए चुना जाता था। इसी प्रकार 2 समितियां पंचवर्ग वेरियम स्टैंडिंग कमेटी और पोन वेरियम गोल्ड कमेटी होती थी। इन समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया बड़ी साधारण थी। सभी उम्मीदवारों के नाम एक पत्ते पाल्म लीफ पर लिखे जाते थे और उनको एक डिब्बे में बंद करके हिला दिया जाता था। तब एक छोटे बच्चे से कहा जाता था कि वह जितने पत्ते निकाले जितने की सदस्य चुने जाने होते थे, वह उतने पत्ते निकाले जितने की सदस्य चुने जाने होते थे। उल्ट्रामेरुल के अतिरिक्त अन्य स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में न्याय, कुडुम्स, क्षेत्र, उदासीन आदि समितियों का उल्लेख है। उदासीन का अर्थ यहाँ विदेशी से है। इन समितियों एवं इसके सदस्यों की संख्या प्रत्येक गांव में अलग अलग है। इन सदस्यों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। समिति के सदस्यों को वेरियप, पेरू मक्कल और महासभा को पेरुम गुरी कहा जाता था। महासभा के सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। सभा में सामान्य विषयों पर चर्चा की जाती थी और संस्तुतियों रिजोल्यूशंस को पारित कर लिखित रूप से संग्रहित कर लिया जाता था। सभा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक था कि गांव के व्यक्ति ईमानदार, सच्चे, विद्वान, योग्य और अनुभवी हो, अन्यथा व्यवस्था के भंग होने की संभावना थी। उल्ट्रामेरुल की सभा चोल राज्य की दूसरी सभाओं के लिए आदर्श थी। ग्राम कितने स्वायत्त शासी थे, इस तथ्य का सभाओं असेंबलीज के कार्यों द्वारा पता चलता है। सभा के पास संपत्ति का अधिकार था। सार्वजनिक भूमि सभा की समझी जाती थी और उसके अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में जितनी भी व्यक्तिगत भूमि थी सब उसके नियंत्रण में थी। सभा जंगलों एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का भी कार्य करती थी। यह सरकारी कर्मचारियों की कृषि उत्पादन की माप करने और गांव से राजस्व निश्चित करने में सहायता करती थी। कुछ परिस्थितियों में यह राजस्व भी एकत्रित करती थी। भूमि और सिंचाई संबंधी झगड़े सभा द्वारा निपटाए जाते थे। अगर कोई जटिल समस्या आ जाती थी तो समीप के गाँव की सभा से सहायता ली जाती थी ताकि किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके। भूमि का सर्वेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, परंतु भूमि को वर्गीकृत करने के लिए उसको स्थानीय सभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। सभा को कर लगाने का अधिकार था ताकि वह प्रावधान से गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, परंतु कर लगाने से पूर्व उसे उचित कारण बताना अनिवार्य था। इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि सभा धर्मार्थ कार्य कर सके। समितियां कुछ वेतनभोगी कर्मचारियों की सहायता से ग्राम प्रशासन चलाती थी। ये कर्मचारी अपराधियों का पता लगाते थे। न्यायिक समिति न्यायोत्तर का कार्य झगड़ों का निपटाना और अपराधियों को दंड देना था। प्रत्येक हत्या के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। चोल राज्य में न्याय व्यवस्था काफ़ी उदार थी। चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी आदि बड़े अपराधों के लिए गधे पर घुमाकर दंड दिया जाता था। सड़कों का रखरखाव, सिंचाई व्यवस्था करना, दान दक्षिणा का हिसाब किताब रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना आदि सभा के महत्वपूर्ण कार्य थे जो इसे अपने समिति साधनों द्वारा पूरे करने होते थे। गांवों में कुछ वेतनभोगी कर्मचारी भी होते थे जिनको मध्यस्थ कहा जाता था। वे सभा की समितियों के कार्यों और विवरणों रिकॉर्ड्स के रखरखाव में उनकी सहायता करते थे। वे सभा एवं समितियों की बैठक में भाग लेते और उसके संचालन में सहायता करते थे, परंतु मतदान में हिस्सा नहीं लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल राज्य में स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों के हाथों में था, जबकि केंद्र सरकार मात्र ग्राम सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था और सांस्कृतिक विकास से संबंधित
संबंधित थी। गाँवों का विलय केंद्र सरकार की अनुमति से ही होता था।